सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नूतन नालंदा। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में भी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और बेसिक से सबसे पहले शुरू करने की बात आती है तो फिर वो वर्ब से ही शुरू होता है, तो आज हम वर्ब से शुरू करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें सपोर्ट मिलता है और हमारा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो शुरू करते हैं वर्ब से। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चैप्टर 1 वर्ब जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी तब ये 2 पार्ट आ देंगे, अगर सही सही चल जाएगा काम तो फिर इसी पार्ट में मस्त काम है अपना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब होता क्या है? वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए हम वर्ब को यूज़ करते हैं। मतलब वर्ब डूइंग वर्ड है, मतलब किसी कार्य का होना। जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी कार्य का होना ही वर्ब कहलाता है। किसी कार्य का होना वर्ब नहीं कहलाता, किसी कार्य का होना इसको वर्ब दर्शाता है। ठीक है, अब वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं, कार्य करना, कार्य का होना। वर्ब को सिंपली 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और आपके फिर मेन वर्ब आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में मोडाल्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब में जिन्हें हम वर्ब्स के रूप में पढ़ते हैं, लाइक मुख्य क्रिया के स्थान पर जो आते हैं, जो मेन काम होता है, लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, दिज आर मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में 2 होते हैं, मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सबसे पहले मोडाल्स को देख लें। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं मोडाल्स। यू कैन से दैट कैन, कुड, मे, हैव, नीड, डेयर एवं यूज्ड, है ना, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी, इनको बाद में देखेंगे। चलो, उससे पहले जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते वो मोडाल्स होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल कैन, कुड, मे है, माइट भी हो सकता है, उसका मे का योग रहता है ना, शुड, ये सब होता है। उसके बाद हम नोट्स में देख लेते हैं कि नीड, डेयर और यूज्ड, ये जो है ना, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मतलब नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, वैसे इंग्लिश में सबसे पहले तुम एक्सेप्शन ही लो कि मोडाल्स जो है वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, पर नीड, डेयर और यूज्ड टू जो हैं वो मोडाल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। यूज्ड टू मोडाल भी है और एडजेक्टिव भी है, मतलब यूज्ड टू तो मोडाल भी है, मेन वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। वहीं नीड और डेयर मेन वर्ब भी हैं और मोडाल्स भी हैं। तो यहाँ पे आपका मोडाल्स कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है? जैसे बी आ गया, डू आ गया, हैव आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब दोनों का कार्य होता है। किसका? दोनों का कार्य होता है, राइट। दोनों का कार्य ये कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल और ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा है हमने इन तीनों को, राइट। तो अब हम चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो होती है जिनको हम वर्ब्स के रूप में पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया के स्थान पर जो आते हैं उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, वो वे वर्ब्स होती हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं। जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त हुए उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। सिंपल सी बात हमने यहाँ पे पढ़ा तो था, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो वर्ब्स अन्य वर्ब्स के साथ भी प्रयुक्त हो जाती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त हो जाती हैं वो हैं। तो अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होंगी? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए किया जाता है। अरे यार समझ नहीं आ रहा है, हम बताते हैं क्या है। सबसे पहले वर्ब डूइंग वर्ड, वर्ब के 2 वर्गों में इसको बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है जिसको हम मेन काम करते वक्त यूज़ करते हैं। चलो, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बची हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में
छोड़ो तुम, अगर हेल्पिंग वर्ब एक पार्ट होते हैं इतना समझो, बाकी छोड़ो। उसके बाद तुम आओ सीधे ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब के अन्य, मतलब मेन वर्ब तो होती ही होती है, उसके साथ जो अन्य वर्ब यूज हो जाती हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये कि नहीं अन्य वर्ब्स के साथ भी यूज़ हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुम्हें, शी कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकती है। शी कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकती है। तो यहाँ पे रन, ये रन है ना, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और कैन है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ये किसी अन्य वर्ब के साथ भी यूज़ हो गई, किसी अन्य वर्ब के साथ भी यूज़ हो गई। और ये ही डेफिनेशन थी कि वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त हो जाएं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देख लो, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की, एक तो मोडाल और एक प्राइमरी। हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ऑक्सिलरी वर्ब बोल ले, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की, मोडाल और प्राइमरी। तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देख लेते हैं। लाइक मैंने बताया सारे मोडाल्स आ गए इसमें, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और टू, ये सारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कहाँ पढ़ी थी, ये यहाँ पढ़ी थी, नीड, डेयर एवं यूज्ड में, यहाँ पे हमने इनको पढ़ा था। तो इनमें क्या होता है कि ये ऐसे मोडाल्स हैं जो वाक्य में मेन वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। देखो, मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर को प्रयोग करोगे और एडजेक्टिव के रूप में यूज्ड टू को प्रयोग करोगे। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स याद रखना, इसमें तीन वर्ब आते हैं, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका मोडाल्स के साथ साथ मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मेन वर्ब में नीड एंड डेयर और एडजेक्टिव में यूज्ड टू के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। इतनी बात क्लियर है तो अभी अभी फिर से लाइक ठोक दो, मतलब डिसलाइक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके पास। मैंने एक रेफरेंस बुक ले रखी है, बहुत ही अच्छे एक इंस्टीट्यूशन की ले रखी है। अगर किसी बच्चे के पास ना हो तो उसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप हमारी वीडियो देख के समझ सकते हैं, एंड उसके बाद आप बुक रीडिंग कर लेना। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन पैरामाउंट की हम ये बुक लेके आए हैं, क्रेडिट टू पैरामाउंट हम दे देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल्स अपने, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। जिरंड का मतलब तो पता होगा तुम्हें, जिरंड का मतलब तो पता ही होना चाहिए। नहीं बताया तो अभी बता देते हैं आपको जिरंड का मतलब। तो जिरंड का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जिसकी एंडिंग आईएनजी से हो, ठीक है, जिसकी एंडिंग आईएनजी से हो और वो वर्ब बन जाए। समझ में आई बात? तो ये होता है जिरंड का मतलब। तो इसमें आप देख सकते हो एम एक हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, और हमने इसको पढ़ा था मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में, और ये भी पढ़ा था कि ये वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे हमने देख भी लिया कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे ही नीड को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो लो, नीड को हेल्पिंग वर्ब, मतलब दोनों एग्जाम्पल दे दिए नीड के, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो डेयर, डेयर भी मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वाज सेइंग टू यू कि ये जो है डेयर और नीड, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, वाइल यूज टू जो है यूज टू हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में वर्क कर सकता है। अब हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये पेपर में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके कुछ रूल हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो आती है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं V1, V2, V3 ING फॉर्म में SES फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ पता है हमें, क्योंकि सारे मोडाल्स होते हैं और मोडाल्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं होते हैं, राइट। तो इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन ना होता। इसका मतलब ये है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं
इनका V1 V2 V3 ING फॉर्म मतलब V4 V5 फॉर्म है ना, ये तो होते ही नहीं है। और इसका प्रयोग हर चीज, कुछ भी हो, चाहे नंबर हो, चाहे पर्सन हो, चाहे सब्जेक्ट हो, हर चीज़ के साथ एक ही रूप में इसका प्रयोग होता है। मतलब इसकी और कोई रूप नहीं होता, इसकी फॉर्म में और कोई चेंज होता ही नहीं। अगर कैन है तो कैन रहेगा, चाहे वो नंबर के साथ कैन यूज़ करे, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ यूज़ करे, चाहे वो पर्सन के साथ यूज़ करे, कैन कैन ही रहेगा, उसकी फॉर्म में कोई बदलाव ना आएगा। रूल नंबर सेकंड ये था। और रूल नंबर थर्ड कहता है कि ओट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जब भी तुम्हें यूज्ड या फिर ओट दिख जाए तो उसके साथ हमेशा हमेशा टू का यूज़ तो करना ही करना है। साथ में ध्यान रखना कि वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल, कभी भी हम बोलते हैं वी ओट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ओट के साथ में टू लग रहा है। ही यूज टू कम लेट, यूज्ड टू मतलब समझ रहे हो, टू लगेगा और कम मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये कुछ तुम्हारे 3 रूल थे। पहला रूल बोलता है कि मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा रूल बोलता है कि इसकी V1 V2 V3 V4 V5 में से कोई फॉर्म नहीं होती और किसी के साथ भी लगा लो एक ही रूप में प्रयोग होगा। तीसरा रूल बोलता है कि ओट और यूज्ड के बाद हमेशा टू और वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। ये तीनों रूल समझ आए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम कैन एंड कुड का पढ़ेंगे, इसके बाद मे माइटी एंड मस्ट का पढ़ लेंगे। माइटी राजू नहीं, माइट, मे माइट एंड मस्ट का पढ़ लेंगे। सबसे पहले कैन एंड कुड पे ध्यान देते हैं। तो कैन एंड कुड का जो फर्स्ट जो रूल होता है वो ये कहता है कि जो कैन है उसका प्रयोग शक्ति को, योग्यता को, सामर्थ्य को दिखाने के लिए, मतलब पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाने के लिए होता है। मतलब किसी चीज़ में कितना सामर्थ्य है, उसमें कितनी शक्ति, मतलब समझ रहे हो ना तुम, किसी चीज़ की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ होता है, कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में कोई एबिलिटी थी या फिर पास्ट में कोई शक्ति थी, पास्ट में कोई योग्यता थी किसी के पास, तो उसके लिए फिर हम कैन का कुड कर देते हैं। कैन का प्रेजेंट होता है तो कैन, और पास्ट होता है तो कुड। ठीक है, किसी के पास पहले थी तो कुड, अब भी है, अब भी एबिलिटी है, अब भी पावर है तो कैन लगा दो। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, ही कैन लिफ्ट द बुक्स, ही कुड लिफ्ट द बुक्स, है ना, वो लिफ्ट कर सकता है, वो कर सकता है, इस बुक्स को उठा सकता है, वो पहले उठा सकता था। ठीक है, ऐसे यूज होता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया, नहीं आ सकता था, मैं कल नहीं आ सकता था। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था। आई कैन नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता हूँ। तो ये हो गया आपका रूल फर्स्ट कि कैन का प्रयोग शक्ति वगैरह, एबिलिटी, कैपेसिटी, इनको दिखाने के लिए होता है प्रेजेंट टेंस में। वहीं पास्ट में अगर कोई एबिलिटी रही हो, कोई शक्ति रही हो, तो उसके लिए आप कुड का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर ले रूल 2 की। तो इसमें कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमिशन मतलब यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो ऐसे परमिशन देने के लिए परमिशन देने के भाव से भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, कैन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ थी। और अब इसके बाद हम इसका तीसरा रूल पढ़ने के लिए तैयार। रूल नंबर 3 कहता है कि कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना के को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। अब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में पढ़ते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपसे कोई पॉसिबिलिटी हो, लाइक कुछ आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा होता ही है यार, ये तो होता ही है यार, तो उस होते ही के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। लाइक एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक बना कर सकता है ना, हर कोई मिस्टेक कर सकता है वाली सेंस यहाँ भी आ रही है। ठीक है, ये रूल नंबर आपका हो गया तीसरा। चौथा रूल कह रहा है कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है अभी रिमोट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल से समझते हैं। इस रिमोट पॉसिबिलिटी को देखो, सबसे पहले देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता था, मतलब हुआ नहीं हुआ इसका मैं नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता था। और कुड मतलब दूर की बात है, रिमोट मतलब दूर होता है, पता होगा ना, रिमोट डिस्टेंट इनका तो पता होगा ना, तो दूर होता है, तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी रही होगी दूर टाइम, मतलब दूर के टाइम में,
तो उस बारे में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के, लाइक आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता था। उसके बाद रूल नंबर 5 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 5 में कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन, मतलब जैसे आप दोस्ताना कह रहे अरे यार कर दे यार, उस प्रकार से भी किया जा सकता है। या फिर आप यहाँ पे ध्यान दें, एक वर्ड है कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। प्रश्नात्मक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का प्रयोग होता है फॉर अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट। एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का प्रयोग करते हैं। और कुड का प्रयोग जो है वो आप औपचारिक निवेदन वाले, मतलब जैसे फॉर्मल रिक्वेस्ट जो बोलते हो आप, उस हिसाब से करते हैं। लाइक आप किसी बॉस से रिक्वेस्ट मांगनी है, बॉस से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप कुड का प्रयोग करोगे। वहीं आपको अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करनी है तो फिर आप कैन का प्रयोग करोगे। मतलब फ्रेंडली जो कोई भी निवेदन हो उसके लिए कैन का प्रयोग करना है। और जो कोई कुड किस लिए यूज करोगे, औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में कुड का प्रयोग करो। ठीक है, एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर लेना है ना, तो फ्रेंडली निवेदन है। स्कूटर आप बॉस से थोड़ी कहोगे सर बॉस कैन आई टेक योर स्कूटर, आई हैव टू गो टू माई मोसीज वेडिंग, नहीं कहोगे। तो आप सिंपली स्कूटर किसी फ्रेंड से ले रहोगे, फिर किसी से भी ले रहे हो, रिक्वेस्ट तो फ्रेंडली है तो कैन यूज़ करोगे। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, सो दिस इज अ औपचारिक निवेदन, दिस इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, देन यू हैव टू गिव अ कुड इन द फ्रंट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब एक बात सुन लो कि एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं करना है, क्योंकि दोनों क्षमता को दर्शाते हैं। लाइक एबल टू और कैन, मतलब एबल टू का भी यूज़ कर लिया, कैन का भी यूज़ कर लिया। अब एक ही चीज़ को बताने के लिए दो वर्ड का प्रयोग क्यों ही करना है, मतलब कैन और कुड दोनों ही एक ही बात बताते हैं कि क्षमता क्यों दर्शाते हैं। तो फिर या तो तुम एबल टू का प्रयोग कर लो या फिर तुम कैन कुड का प्रयोग कर लो, राइट। लाइक आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अब एबल टू कर लिया, कैन नॉट भी कर लिया, भाई कैन ही कर लो या फिर एबल टू ही कर लो, समझ गए। तो एक बात और है कि अगर हम ऐसा करके अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे, मतलब यहाँ पे लिख भी तो रखा है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ऐसा बना देते हैं हम। अगर हम कैन नॉट भी और एबल टू भी साथ ही यूज़ कर लें तो अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब है मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक, तो ऐसा हमें नहीं करना है। सही फॉर्मेशन होगा आई कांट कम टुमारो या फिर आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई कांट बी एबल टू कम टुमारो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मे माइट मस्ट में हम देख सकते हैं कि पहला रूल कह रहा है कि मे का प्रयोग किसी संभावना को, किसी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे मतलब आप कंफर्म ना हो, आपको लग रहा हो कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, आप निश्चित ना हो, तो उस चीज़ पे, उस जगह पे आप मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, राइट। रूल 2 कहता है कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किस सेंटेंस में? ऑपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस में इच्छा का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली आप देखते होंगे, आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में कि मे जो है, मे का प्रयोग आप जैसे मे यू लिव लॉन्ग, काश तो नहीं होता इसका मतलब होता है संभावना, निश्चितता। आप लंबा जिए, मेरी इच्छा है कि आप लंबा जिए, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लोज इन ऑर्डर दैट, ये सब से प्रारंभ होता था। देखो, यदि प्रिंसिपल क्लोज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पस का बोध होता है। पर्पस का बोध होने पर सबऑर्डिनेट क्लोज में आप मे का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में, सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू हो और पर्पस का बोध हो तो सबऑर्डिनेट में मे का प्रयोग किया जाता है। लाइक वी ईट सो प्रेजेंट टेंस में है, वी ईट मैंने खाया, तो प्रेजेंट टेंस में ही है ना। सो दैट ये हो गया यूज। वी मे लिव, मे बताया जैसे कि प्रयोग होता है
लिव सबऑर्डिनेट में प्रयोग हो गया इसका, कोई पर्पस, खाने का पर्पस ताकि हम जी सकें। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है, वी ईट प्रेजेंट में, सबऑर्डिनेट क्लोज सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ होनी चाहिए, तो सो दैट से प्रारंभ हो रही है। दूसरी कंडीशन में फुलफिल, तीसरी कंडीशन की कोई पर्पस होना चाहिए। पर्पस है ना, खाते हैं क्योंकि जीना है, जीने के लिए खाते हैं, पर्पस है, तो पर्पस भी हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होना चाहिए, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग भी हो गया, तो दिस रूल इज कन्फर्म। उसके बाद हम रूल 4 पर आते हैं। तो माइटी का प्रयोग है ना वो कम संभावना के लिए किया जाता है, और जबकि मे का प्रयोग थोड़ी सी ज़्यादा संभावना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कम संभावना मतलब लेस पॉसिबिलिटी, मतलब माइटी, सॉरी माइटी हो रहा है, माइट। मे का प्रयोग मतलब ज़्यादा संभावना, मतलब मे का प्रयोग। ठीक है, ही माइट पास द एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम को पास कर सकता है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस को देख के मुझे इतनी आस नहीं है कि वो पास कर पाएगा। मतलब कम इंटेलिजेंट है बच्चा, फिर कोई दिक्कत है बच्चे को, तो वो जो बोल रहा है उसको आस नहीं है कि पास कर सकता है, लेकिन हो भी सकता है भाई पास हो भी जाए, तो कम पॉसिबिलिटी, इसलिए उसने माइट का प्रयोग कर दिया। जैसे कि कांग्रेस, अभी रिजल्ट आया था 4 जुलाई को, तो कांग्रेस 4 जून को, तो कांग्रेस को देख के हमें लग नहीं रहा था कि वो इतना कुछ कर पाएगी, लेकिन हमने बोला कांग्रेस माइट विन, कांग्रेस जीत जाए शायद, माइट मतलब कम पॉसिबिलिटी। और इंडिया अलायंस है ना, तो इंडिया माइट, पर हुआ तो ये था कि अपना ये एनडीए जीतना था, बट उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है एज़ कम्पेयर टू, हमने सोचा था कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उससे तो अच्छा ही प्रदर्शन करा है। तो उसमें हम कह सकते हैं उस केस में कि कम पॉसिबिलिटी थी, इसलिए हमने माइट का यूज़ करा। आगे जो हो वो हमें पता नहीं, पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने माइट का यूज़ कर दिया। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। अगर संभावना बहुत अधिक हो, देखो ज़्यादा संभावना, कम संभावना और बहुत अधिक संभावना, तो मस्ट मतलब निश्चिंत वाली बात हो रही है, निश्चिंत वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करके नहीं, मस्ट का मतलब होता है जरूर, ऐसी सेंस आती है। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, ट्रेवल्स बाई फ्लाइट, वो 5 स्टार होटलों में रहता है, हवाई जहाज से जाता है, कहीं जाता है, तो शायद नहीं, ही मस्ट बी वेरी रिच, वो काफ़ी अमीर होगा। मस्ट मतलब ज़्यादा, बहुत अधिक संभावना। ठीक है, रूल 6 कहता है मे का प्रयोग सम्मान के साथ साथ निवेदन करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, लाइक मे आई कम इन सर, सम्मान भी है, निवेदन भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो रूल 6 ही कहता है। अब इसके बाद आप एक बात जान लीजिएगा कि मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों ही चीज़ें संभावना को दर्शाती हैं। मे माइट के साथ पॉसिबली लाइकली का प्रयोग ना करें, सुपरफ्लुअस बन जाएगा, आवश्यकता से अधिक नहीं करना है, या तो मे या फिर माइट, सॉरी या तो मे माइट या फिर पॉसिबली या लाइकली, यही करना है तुम्हें। वे मे पॉसिबली कम, मे बी पॉसिबली नहीं, वी मे कम टुमारो, फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो, दिस बोथ आर करेक्ट एज यू ऑल नो। तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शैल एंड विल की। तो रूल 1 कहता है कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई या वी के साथ फ्यूचर की किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। देखो ये कहना क्या चाहता है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को, देखो सबसे पहले तो सिंपल सी बात हम बताते हैं वो ध्यान में रखना, शैल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, शैल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। दूसरा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट स्पेशली आई वी, सिर्फ आई वी के साथ फ्यूचर में ही शैल का प्रयोग होगा, सिर्फ आई वी के साथ फ्यूचर में ही शैल का प्रयोग होगा। बाकी सब्जेक्ट जो बच गए उनके साथ विल यूज़ करना, सिंपल सी बात। उसके बाद जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ही विल कम विद मी, ही के साथ विल मतलब अन्य सब्जेक्ट के साथ विल। अब यहाँ पे आई विल गो, आई शैल गो टुमारो, टुमारो के बाद मतलब फ्यूचर के बाद, फ्यूचर के बाद मतलब शैल आएगा, शैल क्यों आएगा, बिकॉज आई है, समझ में आई बात। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई को वी को, हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जो अब स्वीकार्य भी है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आई एंड वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग ही होगा। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ विल का प्रयोग तुम कर सकते हो, अभी वो स्वीकार्य भी है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा याद रखना कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यूज तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी इट दे के साथ कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन यानी
आदेश, वादा, धमकी, दृढ़ संकल्प, अनिवार्यता, सलाह, इन सबको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एंड वी के साथ होता है। मतलब सब कुछ उल्टा हो गया, मतलब सब कुछ उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? जब बात किसी आदेश की हो, किसी कमांड की हो, किसी वादे की हो, किसी धमकी की हो, किसी दृढ़ संकल्प, किसी संकल्प की हो, किसी अनिवार्यता, किसी कंपल्सन की हो, या फिर कोई सलाह की बात हो, तो उस टाइम पे सभी पर्सनों के साथ आप यूज़ करेंगे शैल का। वहीं आई और वी के साथ यूज़ करेंगे विल का। कमांड में यू शैल लीव द रूम एट वंस, आई विल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, आई विल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, वो कमांड हो गई है। यू शैल, यू के साथ शैल है ना, सही है बिकॉज कमांड है, कमांड। प्रोमिस में यू शैल बी अवॉर्डेड, तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम, बट मैं तुम्हें आने में मदद करूँगा, ये वादा ही था। थ्रेट, ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब घुसने वालों को, ट्रेसपासर मतलब जो घुसपैठी होते हैं, घुसपैठियों को सजा मिलेगी। तो शैल बी ट्रेसपासर से थर्ड सब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो अन्य सब्जेक्ट था, फर्स्ट तो नहीं था, फिर भी इसके साथ शैल का प्रयोग होगा। वही आई के साथ विल का, बिकॉज ये थ्रेट का केस है। डिटर्मिनेशन के केस में भी ऐसा ही होगा, कंपल्सन में भी ऐसा ही होगा। रूल नंबर 2 पे आता है लेटस या फिर लेट्स, दोनों सेम बात है। लेट्स का फुल फॉर्म लेटस होता है। लेटस या फिर लेट्स से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल को का प्रयोग होता है। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट्स से शुरू होते हैं उनके क्वेश्चन टैग में आप शैल का यूज़ करते हैं। लाइक लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, क्या हम करें, तो इसमें आप शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शैल का प्रयोग जो होता है वो सजेशंस के लिए होता है, सजेशंस के लिए भी होता है। और सजेशंस को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन यानी वी या फिर आई, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशंस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, ये एक सजेशन था। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इसमें सजेशन की बात हुई थी, इसलिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब शैल एवं विल का प्रयोग है वो किन वाक्यों में नहीं होता? अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो उसमें नहीं होता, उसमें विल की जगह वुड का यूज़ होता है। ठीक है, शैल की जगह। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं, वुड शुड का प्रयोग होगा। विल वुड शैल शुड। ठीक है, बात समझ में आई। और ये नियम तब लागू होता है जब शैल विल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, ही होप्ड दैट ही वुड पास द टेस्ट, विल नहीं आएगा, ही होप्ड दैट ही वुड पास द टेस्ट। पास्ट हो रहा है मेरे दिमाग में। ही होप्ड दैट ही वुड पास द टेस्ट, ये सही है। ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, ये गलत है। जब भी पास्ट से वाक्य शुरू हो तब तुम विल शैल की जगह वुड शुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, और ये नियम तभी लागू होगा जब विल शैल के स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब हो। अब चलते हैं अपने अगले पेज पे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लें उसी चीज़ का। ही शेड दैट ही वॉज कमिंग, ये सही है। इज नहीं आएगा, क्यों? पास्ट से शुरू हुआ ना, पास्ट से शुरू हुआ ना, तो फिर इज नहीं आएगा, वो आएगा। ठीक है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं, बट ये गलत है। इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे और इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बताने वाले हैं हम। अगर देखो, दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक होने हो, लाइक पहले आपको जाना है, ट्रेन पकड़नी है और फिर आपको नासिक जाना है। भविष्य में एक के बाद एक होने हो दो कार्य, तो इस ऐसे टाइम पे जब दूसरा कार्य पहले कार्य पर निर्भर, नासिक कब पहुँचोगे? जब ट्रेन पकड़ोगे। दूसरा कार्य पहले कार्य पर निर्भर हो तो ये पहले वाला है, इसको आप बोलोगे सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे वाला इसको बोलोगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हिंदी से इंग्लिश में करते वक्त हमें आदत हो जाती है, तो उस हिसाब से हम पहले वाले को भी सिंपल फ्यूचर बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
देखो जैसे आप बोलोगे अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूंगी, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू। हिंदी से इंग्लिश में तो यही हुआ ना, बट ये गलत है, ये आपकी आदत होती है, ये गलत है। कैसे होगा? इफ़ आई कम मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई विल मीट यू मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, तो ये बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो निम्नलिखित शब्दों को, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कौन से शब्द हैं वो? इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर बी देखना पड़ेगा, उसमें ये सारे शब्दों को और क्यों नहीं होता है सब कुछ, तो उसके लिए हम भी आपके पास वीडियो लाएंगे, ये पूरी ग्रामर ही करवाएंगे अब तो, ठीक है। तो ये वर्ड्स एक बार ध्यान में रखना, इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, याद रखना है। इनके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं वुड पे। वुड में क्या होता है? वुड में सबसे पहला जो रूल आता है आपके पास वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लाइक हमने पढ़ा ही था वहाँ पे कि जब विल शैल नहीं तो वुड शुड होगा, ठीक है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस मतलब पसंद या प्राथमिकता है, फिर चुनाव के लिए किया जाता है, चॉइस वगैरह के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए भी होता है। ऐसे वाक्यों में रादर का भी, जैसे कि आई वुड चूज दिस या फिर आई वुड लाइक दिस, मैं इसे पसंद करूँगा, मतलब चॉइस की बात होती है या फिर किसी पसंद की बात होती है, तो आप सिंपली वुड का यूज़ कर लेते हो और वुड की जगह आप रैदर का भी प्रयोग कर लेते हो, और रैदर का भी साथ साथ रह जाता है, ही वुड रैदर डाई देन बैक, वो या तो मर ही जाएगा पर भीख ना मांगेगा, है ना, ये उसकी प्रेफरेंस है। तीसरा रूल कहते हैं कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट में हो और आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, ठीक है। अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो, पास्ट से वाक्य का आरंभ हो, आगे पास्ट में ही रहेगा, थोड़ा ध्यान दो, रहेगा मतलब विल का पास्ट आना चाहिए यहाँ पे, तो वुड जी। एग्जाम्पल देखते हैं ना, ही होप्ड दैट ही वुड पास, उसने ही होप्ड दैट मतलब आरंभ पास्ट से हुआ, दैट ही तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा, ही विल पास नहीं, ही वुड पास, इस प्रकार से ये रूल। उसके बाद चौथा रूल बोलते हैं कि वुड यूज्ड टू एवं सिंपल प्रेजेंट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस, यूज्ड टू और वुड तीनों का प्रयोग पास्ट में आप कोई रूटीन में एक्शन लेते थे, लाइक स्कूल जाते थे और घर पे पैरों से आते थे या फिर पैदल आते थे, तो उस चीज़ के लिए भी आप वुड यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हो। जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड रिटर्न ऑन फूट, वी प्लेड फॉर हावर्स बिफोर रिटर्निंग होम, तो ऐसे आप वुड का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यूज्ड टू का भी दिखा दिया एग्जाम्पल, वुड का भी दिखा दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी दिखा दिया मैंने। उसके बाद वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज में होता है। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज में होता है। प्रेजेंट या पास्ट क्यों बोला? बिकॉज वुड तो वैसे ही फ्यूचर में है, फ्यूचर का पास्ट है ना, वुड तो फ्यूचर का पास्ट है, तो प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना जो आपने कभी कल्पना करी हो या फिर तो उस और पूरी ना हो, मतलब आपकी ऐसी विश जो भी अधूरी ही है और अधूरी ही रहेगी, मजाक की बात है, मतलब ऐसी विश जो आपकी अधूरी है, कोरी कल्पना है आपकी, उसको व्यक्त करने के लिए भी आप प्रिंसिपल क्लोज में वुड का प्रयोग कर लेते हैं। लाइक इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। और हमेशा याद रखना इस तरह के सेंटेंसेस में वर ही मिलेगा, कभी शुद्धिकरण में इसको शुद्धाई कराओ, मतलब इसका ही शुद्धिकरण कराओ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई विश आई वर अ बर्ड, तो जब आपके पास अनफुलफिल्ड विश हो तो वर आता है, टेंस को दिमाग में मत रखना, वर ही आएगा। अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने बताया है ना, इसमें वोज का प्रयोग नहीं होगा। हाँ भाई, गले में भी दर्द हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई विश, एज थो, इफ, एज इफ, वुड दैट एवं सपोज, इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे वर। उसके बाद है वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है।
वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। यही रूल है जो हमने पीछे देखा था यहाँ पे, है ना, विल शैल वुड शुड वाला जो रूल देखा था पीछे, वही वाला रूल है ये लास्ट वाला 6। तो ये तो हमने कर ही लिया था। तो अब चलते हैं अगले पेज पे। रूल नंबर 7 जो है वो उसका ये कहता है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन, किसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसमें आप वुड का प्रयोग करते हैं। लाइक वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट थी और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, ऐसे केस में वुड का प्रयोग करेंगे। रूल 8 कहता है कि वुड का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए होता है, वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। रूल नंबर 9 कहता है कि वुड का प्रयोग विश यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए जाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो ये विश के लिए आप मे भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप सेंटेंस के हिसाब से देखिएगा, अगर ऐसा दे रखा है एरर एंड करेक्शन वगैरह ऐसा दे रखा है तो रूल के हिसाब से इसको गलत नहीं कर सकते। तो उस पर्सपेक्टिव से ये पढ़ना जरूरी है। रूल 10 की बात करें तो वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश को व्यक्त करने के लिए ही होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश को व्यक्त करने के लिए ही होता है। अब शुड के बारे में पढ़ें तो शुड में तो 3 रूल हैं। पहला रूल कहता है कि सजेशन के रूप में सलाह देने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। दूसरा कहता है कि एडवाइस देने के भाव से किया जाता है। और तीसरा कहता है कि लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। पहले का सजेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, सजेशन का एग्जाम्पल होता है तुम यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ये एक सजेशन था, इसके लिए आपको शुड का प्रयोग करना है। दूसरा यू शुड नॉट लाफ एट दिस मिस्टेक्स, उसकी गलतियों पर आपको नहीं हंसना चाहिए, एडवाइस थी, इसमें शुड का प्रयोग हो गया। उसके बाद लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए भी होता है। इसमें क्या होता है, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ा, लेस्ट मतलब फिर भी उसने ट्रेन मिस कर दी। तो लेस्ट के बाद ट्रेन तो मिस हो गई तो नेगेटिव हो गया ना, तो इसके लिए लेस्ट शुड का प्रयोग करेंगे। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी होता है। टेक केयर लेस्ट यू फॉल, ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल। उसके बाद आप ओट टू की बात करें तो ओट टू में एक ही रूल है कि ओट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ऑब्लिगेशन को या फिर ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है। वी ओट टू लव आवर कंट्री, वी ओट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, मतलब नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए होता है। मस्ट में भी 2-3 ही रूल है। मस्ट कहता है कि मस्ट का प्रयोग कंपल्सन मतलब कोई बाध्यता हो या फिर नेसेसिटी हो, करना ही है, अनिवार्यता हो, तो उस केस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का प्रयोग अधिक संभावना के लिए भी होता है, हमने पीछे पढ़ा ही था। मस्ट का प्रयोग फिक्स मतलब पक्का इरादा कर रखा है, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, वैसे जीती भी चुकी है, तो उसके लिए भी हो जाता है। मस्ट का प्रयोग करते हुए यानी ड्यूटी के लिए भी हो जाता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मस्ट का हो रहा है तो मस्ट का ही होगा, लाइक आपने देखा ड्यूटी के लिए तो ओट टू का भी हो रहा है, मस्ट का भी हो रहा है। ये वर्तनी के लिए, अगर आपका एरर करेक्शन में आता है तो गलत नहीं करना, बस इसके लिए आप ध्यान रखना है कि हर रूल थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद यूज टू पास्ट हैबिट या सिचुएशन को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे कि ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वो रात के 10 बजे तक पढ़ता था, है ना, तो ये दिखाने के लिए भी आप यूज टू का प्रयोग करते हो। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए होता है। ये है यूज्ड टू, ये है यूज्ड टू, और ये यूज टू और यूजेस टू, इसका प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए नहीं होता है, इनको दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप प्रयोग करते हैं। और पास्ट हैबिट या सिचुएशन को दिखाने के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, तो यूजेस टू आ गए, यूजेस टू आता ही गलत, बिकॉज इसके लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते थे, तो ही स्टडीज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ऐसा ही होगा। यूज टू का प्रयोग एक अफर्मेटिव मतलब अच्छी, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव हर सेंस में होता है। अफर्मेटिव ही यूज टू कम हेयर, नेगेटिव में ही यूज टू नॉट कम हेयर, ही यूज नॉट टू कम हेयर ना, इंटरोगेटिव में यूज्ड ही टू कम हेयर आए, हाँ भाई ऐसे भी होता है। उसके बाद नोट है वर्ब प्लस यूज्ड टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। क्या कहना चाह रहे हो कि वर्ब के साथ अगर यूज टू आए और उसके बाद वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हो मतलब हैबिचुअल एक्शन। आई एम यूज टू वर्ब एम, यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब हो चाहिए, यूज्ड टू आया के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आई अप गेट लेट इन द मॉर्निंग, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। ओके, उसके बाद कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वर्ब फोर्थ का प्रयोग होगा। वर्ब एडजेक्टिव या फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। कई वर्ब ऐसी होती हैं, कई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ऐसे केसेस में वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। ठीक है, जैसे कि बी यूज टू, कमर्स टू, अवर्स टू, ये कुछ वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज जो हमने नीचे दे रखे हैं, इनको याद कर सकते हैं आप। ये कुछ एग्जांपल हैं, लाइक एडिक्टेड टू, स्मोकिंग, आईएनजी एंड आईएनजी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद डेयर एवं नीड क्या होता है? डेयर दुस्साहस व्यक्त करने के लिए और नीड जरूरत व्यक्त करने के लिए होता है। डेयर था नीड, मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही होते हैं। ही नीड्स मी, उसको मेरी ज़रूरत है मेन वर्ब के रूप में। यू नीड नॉट कम टू मैरो, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मॉडल के रूप में। शी डजंट डेयर टू गो देयर, ये मेन वर्ब के रूप में है ना। तो नीड एवं डेयर मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि आई नीड हेल्प हिम। देखा ना हम यहाँ पे मॉडल के रूप में पॉजिटिव ही वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आई नीड टू हेल्प हिम, तो ये सही है। आई नीड हेल्प हिम ये गलत है। आई नीड टू हेल्प हिम ठीक है। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, आए कहा बोल रहे हो, तभी हम सोचा कि ये का दे दिया, फिर सही है भाई। देखो, यू नीड नोट कम टू मैरो पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, कहाँ दिमाग चल रहा है, नहीं होता मतलब आई नीड हेल्प हिम नहीं, आई नीड टू हेल्प हिम। टू हेल्प ये इन्फिनेटिव हो गया, यहाँ पे वर्ब वन थे, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गई, इसलिए ये इसमें प्रयोग हो गया। तो अब तक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक के ही जाना। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल होता है। हमने पीछे पढ़ा कि डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। पढ़ा ना? नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है भाई, तुम्हें याद ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ा ना, नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। तो और पॉजिटिव वाक्यों में अगर प्रयोग हो तो या तो वो मॉडल नहीं है, और उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होना नेसेसरी है। वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होना नेसेसरी है। जैसे कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, तो इसमें टू के बाद वर्ब फर्स्ट है ना। तो अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर का प्रयोग के बाद वर्ब फर्स्ट प्लस टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर नीड और डेयर का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो उसके बाद फिर ये टू प्लस वर्ब वन नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव वाक्यों में है तो फिर ये आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। उसके बाद निवेदन करने के लिए इन मॉडल्स का यूज़ होता है। मैंने पढ़ाया है, उन्हीं रूल में से एक थोड़ा कंजस्ट करके दिया गया है। ठीक है, विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं इस शर्त के हिसाब से। लाइक इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस, अच्छा ये मतलब स्ट्रक्चर दिए गए हैं फिर आपके पास, और थोड़ा बहुत ऐसे आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ाया गया है, फिर आपकी मेन वर्ब आ गई। तो ये सब हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बहुत सारी वर्ब्स भी हैं मेरे लिए आपके पास, बिल्कुल पेज भरे हुए हैं, है ना। ये सब हम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वर्ब्स में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम बाई एंड की तरफ, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन दबा देना। बाय बाय।